एम्बापे, ट्रेंट, आर्दा गुलर इतने सारे प्लेयर मैड्रिड ने साइन किए, एक सुपर टीम बना दी, साक्षात एवेंजर्स खड़े कर दिए और 400 बार तो मैंने पढ़ लिया पिछले 2 सीजन से कि दिस मैड्रिड इज इलीगल, दिस मैड्रिड इज गोइंग टू ब्रेक यूरोप, लेकिन बस लात पे लात पड़ी है। 2 सीजन से ट्रॉफीलेस बैठे हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है रियल मैड्रिड सही में सुपर टीम खड़ी कर देगी, क्योंकि इस बार मैड्रिड को उनका मिसिंग पीस मिल गया है। बात है 2009 की। रियल मैड्रिड और फ्लोरेंटिनो पेरेज को ऑब्सेशन था ला डिसीमा से, उनकी 10th चैंपियंस लीग, और उसको जीतने के लिए वो वापस से अपना गैलेक्टिको फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। जैसे उन्होंने 2002 में यूसीएल जीता था, वैसे ही वो इस बार भी एक सुपर टीम बना के यूसीएल जीतने का प्लान कर रहे थे। तो उन्होंने 2009 की ट्रांसफर विंडो में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काका, जाबी अलोंसो ऐसे प्लेयर्स को साइन किया जो एक्चुअली वर्ल्ड क्लास हैं, प्रूवन टैलेंट हैं, और ऑन पेपर रियल मैड्रिड एक जेन्युइनली सुपर टीम बन के निखर रही थी। और सबको लगा था कि इस बार ये राउंड ऑफ 16 का कर्ज जो पिछले 3-4 साल से मैड्रिड का चल रहा है वो टूट जाएगा एंड दे विल फाइनली विन द चैंपियंस लीग। अब इतनी स्टार पावर होने के बाद भी मैड्रिड यूसीएल तो छोड़ो कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती 2009-10 सीजन में। और सबको लग रहा था कि टैलेंट तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि टीम तो हम बना चुके हैं। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट सबका यही था कि भाई मैनेजर में प्रॉब्लम है, तो पेलेग्रिनी को रिप्लेस करके जोसे मोरिनियो को लाया गया। अब जोसे मोरिनियो एक ऐसे मैनेजर थे जो मेंटालिटी वाइज बहुत स्ट्रांग रखते थे अपनी टीम को, और उन्होंने 2009-10 सीजन में इंटर को यूसीएल जितवाया है, प्राइम बार्सिलोना को हरा के। तो सबके दिमाग में यही था कि एक सेंस ऑफ मेंटालिटी जो टीम को चाहिए वो जोसे मोरिनियो लाके देंगे, एंड ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। अगर तुम रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस देखोगे पोस्ट जोसे मोरिनियो, तो तुम्हें दिखेगा कि टीम का मेंटालिटी शिफ्ट बहुत अच्छा है। उन्होंने बेटर परफॉर्म किया, अटैक में वो बहुत अच्छे थे, एंड उनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100 पॉइंट सीजन 2011-12 का जोसे मोरिनियो के अंडर ही आया था। तो टीम ऑब्वियसली इंप्रूव तो कर ही रही थी। उन्होंने राउंड ऑफ 16 का कर्स भी ब्रेक किया, कोपा डेल रे जीता, लीग टाइटल तो उन्होंने जीता ही था। लेकिन फिर भी जो ट्रॉफी उनको मेन चाहिए थी, जो उनका मेन गोल था चैंपियंस लीग, उसमें वो बैक टू बैक फेल कर रहे थे। पहले वो बार्सिलोना अपने बिगेस्ट राइवल्स के अगेंस्ट सेमीफाइनल्स में नॉकआउट हो गए, फिर वो बेयर्न के अगेंस्ट नॉकआउट हो गए, फिर वो डॉर्टमुंड के अगेंस्ट नॉकआउट हो गए। तो सीजन्स तो बदल रहे थे लेकिन स्टोरी सेम थी। तो इट वाज वेरी क्लियर कि भाई टीम के अंदर कुछ ऐसा मिसिंग पीस है, या टीम के अंदर कुछ तो कमी है जो इनको जीतने से रोक रही है। फिर आया 2014। अब 2014 में जोसे मोरिनियो तो क्लब छोड़ के चले गए, और उनको रिप्लेस करते हुए आए इटालियन मैनेजर कार्लो एंचेलोटी, जो एक डिफरेंट टैक्टिकल फिलॉसफी के साथ रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर रहे थे। अब सिर्फ मैनेजर चेंज नहीं था, उनके साथ साथ नए प्लेयर्स ने भी ज्वाइन किया, जिनमें से एक प्लेयर थे लूका मॉड्रिच। अब ये सबसे महंगी साइनिंग नहीं थे, इतने ज़्यादा टॉक्ड अबाउट भी नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि फैंस काफ़ी डिवाइडेड थे कि ये फिट कहाँ होंगे, क्योंकि ऑलरेडी रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड थी काफ़ी स्टैक्ड थी। उसके अंदर जाबी अलोंसो थे, मेसूत ओजिल थे, सैमी खडीरा थे, और दिसंबर 2012 तक तो लूका मॉड्रिच को वर्स्ट साइनिंग ऑफ द ईयर बोल दिया जा चुका था। तो चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी रियल मैड्रिड के कैंप में, क्योंकि एक तरफ तो जो नए प्लेयर्स थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और जो पुरानी उनके पास सुपर टीम थी वो उनको यूसीएल जीत के नहीं दे पा रही थी। लेकिन स्लोली बट श्योरली चीज़ें चेंज हुई। मोरिनियो के टाइम से ही लूका मॉड्रिच को एक पिवट वाला रोल दे दिया गया था, जिसमें वो धीरे-धीरे जेल इन हो रहे थे, और कार्लो एंचेलोटी के आते-आते वो एक्चुअली परफॉर्म भी अच्छा करने लग गए थे उस रोल में। वो लिंक अप स्पेशलिस्ट बन चुके थे, टेम्पो कंट्रोल करते थे टीम का, एंड उनकी वजह से टीम काफ़ी फ्लूइडली अटैक कर पा रही थी। आई थिंक दैट वाज द मिसिंग पीस जो रियल मैड्रिड को चाहिए था वापस यूसीएल चैंपियंस बनने के लिए, और फाइनली वही हुआ। रियल मैड्रिड ने ला डिसीमा जीत के हिस्ट्री क्रिएट कर दी, एंड लूका मॉड्रिच वो प्लेयर बने जिन्होंने टीम को कनेक्ट किया, वो पिवट बने। एंड जो 92-48 वाला गोल था सर्जियो रैमोस का, उसमें असिस्ट भी लूका मॉड्रिच का था। तो इम्पैक्ट काफ़ी एविडेंट था, एंड इससे सीखने को यही मिलता है कि भाई जो टीम्स होती हैं वो सिर्फ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को साइन करके नहीं बनती हैं, वो तब ग्रेट बनती हैं, वो तब विनिंग साइड बनती हैं जब हर एक रोल परफेक्टली फिल्ड होता है। एंड जब वो कंप्लीट हुआ रियल मैड्रिड के टैक्टिकल एवोल्यूशन के बाद, और जब स्क्वाड मैच्योर भी हुई, एंड फाइनल पीस ऑफ द पजल लूका मॉड्रिच ने टीम को ज्वाइन किया, तो टीम फाइनली कंप्लीट दिखी, एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने यूसीएल जीत लिया। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2018 के बाद वाली मैड्रिड। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो टीम को छोड़ के जा चुके थे, तो एक गोल स्कोरर की कमी थी टीम के अंदर। उसको फिल करने के लिए उन्होंने यंगस्टर्स को साइन किया, विनीशियस टीम का हिस्सा बने, वेलवर्दे आए, तो वो सेंस ऑफ एनर्जी लाए, मोमेंटम लाए टीम में, जिसको बैलेंस करने के लिए वेटरन्स की मैच्योरिटी थी, उनका एक्सपीरियंस था। लेकिन वो गोल स्कोरर वाली कमी अभी भी थी टीम के अंदर। अब बेंजिमा ने स्टेप अप करके वो वाला पार्ट कंपनसेट कर दिया, एंड मैड्रिड एंडेड अप विनिंग 2 चैंपियंस लीग इन देयर रीबिल्ड फेज। लेकिन प्रॉब्लम्स अराइज हुई उसके बाद, जब एक्चुअली टोनी क्रूज टीम को छोड़ के गए। अब उनको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने मिडफील्डर साइन किए, लेकिन कोई भी मिडफील्डर टोनी क्रूज की जगह तो नहीं ले पाता।
एंड ऐसा नहीं हुआ कि मिडफील्ड के अंदर कोई उनको अच्छा पिवट मिल पाए। तो एज अ रिजल्ट मैड्रिड का बेस्ट अटैक होने के बावजूद, जिसके अंदर विनीशियस थे, एम्बापे थे, रोड्रिगो थे, ऐसा अटैक होने के बावजूद भी वो 25-26 सीजन में फिफ्थ पे थे बाय टोटल गोल स्कोर्ड, जो कि दिखाता है कि भाई अगर तुम्हारे पास सही प्लेयर नहीं है, तुम्हारी टीम कंप्लीट नहीं है, तो तुम बेस्ट से बेस्ट ट्रियो खड़ा कर दो अटैक में, दे जस्ट वोंट बी एबल टू स्कोर गोल्स। और वही हो रहा था। एंड पेरेज भाई बैक टू बैक अटैकर साइन कर रहे थे, डिफेंडर साइन कर रहे थे, ट्रेंट को उन्होंने साइन किया, लेकिन वो वाला रोल उन्होंने फुलफिल करने का सोचा ही नहीं था। एंड उसकी वजह से 2 सीज़न मैड्रिड ट्रॉफी लेस गई, वो कुछ जीत नहीं पाए। लेकिन फाइनली अब मुझे लगता है कि रॉड्री एक ऐसे प्लेयर हैं जो वो मिसिंग पीस बन सकते हैं, जो लूका मॉड्रिच बने थे 2014 में। वो पिवट बन सकते हैं, वो टीम का टेम्पो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फाइनली हम विनीशियस और एम्बापे को उनके फुल स्विंग में देख सकते हैं साथ में खेलते हुए, कि वो एक्चुअली अटैक कैसे करते हैं। अभी तक तो हमें पोटेंशियल सिर्फ ऑन पेपर ही दिख रहा था, लेकिन अब हमें पोटेंशियल दिखेगा एक्चुअली फील्ड के ऊपर। तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन रॉड्री कोई रामबाण इलाज नहीं है मैड्रिड के लिए। वो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर सकते हैं मैड्रिड की, लेकिन और भी प्रॉब्लम्स हैं मैड्रिड में, जैसे मेंटालिटी को लेके, ड्रेसिंग रूम इश्यूज़ में और टीम के कोहेजन को लेके। जो हमने लास्ट सीज़न भाई स्टोरीज़ सुनी है कि बॉक्सिंग रिंग बन चुका था रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम। वो सब चीज़ें अब काफ़ी हद तक बच सकती हैं, क्योंकि आई बिलीव जोसे मोरिनियो काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रेसिंग रूम को हैंडल कर सकते हैं। बाकी दूसरी प्रॉब्लम जैसे पोजिशनल इश्यूज़, जो कि विनीशियस कहाँ खेलेंगे, एम्बापे कहाँ खेलेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई सभी को लेफ्ट विंग खेलना है, किसी को स्ट्राइकर खेलना ही नहीं है। एट द एंड जूड बेलिंगम बचते हैं, जो बेचारे मिडफील्ड में भी खेलते हैं, फिर आगे जाके रन बनाते हैं, गोल स्कोर करना पड़ता है उनको बहुत बार। तो आई थिंक वो वाली प्रॉब्लम्स भी जोसे मोरिनियो को सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी बिफोर दिस मैड्रिड साइड लुक्स कंप्लीट अगेन। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है रियल मैड्रिड फाइनली एक राइट डायरेक्शन में जा रही है इस रॉड्री की साइनिंग के साथ, और जो उन्होंने डिफेंसिव रीइंफोर्समेंट्स करी हैं उसके बाद आई फील प्लेयर्स वाइज ये टीम रियल मैड्रिड के अगले 10 साल का एरा डिफाइन कर सकती है। अब ये टीम साथ में फंक्शन कैसे करती है वो देखने वाली बात है, और इतने प्लेयर्स के बाद क्या रियल मैड्रिड एल क्लासिको जीत सकती है या नहीं। मिलते हैं। बाय।